टॉपिक है हमारा लाइसोसोम्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये प्रीवियसली कुछ थोड़ा बहुत इसका हम ज़रा बैकग्राउंड अगर देखें तो सबसे पहले एक चीज़ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में पढ़ी थी जिसका नाम था फेगोसाइटोसिस। ओके, कोई डिफाइन कर सकता है इस प्रोसेस को? फेगोसाइटोसिस? यस, फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग द फूड। खुराक को निगलने का जो अमल है दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके सेल एनर्जी हासिल कर लेता है। ओके, तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस करता कौन है? तो दीज आर द ऑर्गेनेल्स जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम्स। ओके, सबसे पहले इसकी हम जरा मीनिंग्स देख लें। लाइसो निकला है लाइसिस में से। लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग अप, टूट जाना। किसी चीज़ का बड़े बड़े पार्टिकल्स में से उसको कन्वर्ट करके छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देना, दिस इज लाइसिस, तोड़ देना और टूट जाना। जो दूसरा इसका पार्ट है दैट इज सोमा, और सोमा मीन्स बॉडी। बॉडी के लिहाज से क्या मुराद है यहाँ पे? बॉडी जो ऑर्गेनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ओके, तो ये जो सोम्स हैं दीज आर द बॉडीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये इसके नाम का हिस्सा बना हुआ है, सोमा। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि नज़र कैसे आते हैं, इनकी साख्त कैसी है देखने के लिहाज से, और स्ट्रक्चर के लिहाज से ये हमें किस तरह के नज़र आते हैं। तो इनका जो डिस्कवरर था दैट वाज डिड्यूव, ऑल्सो नोन एज डिड्यूवे। इसने बताया कि these organelles are single membrane bounded organelles हैं। They are filled with enzymes and they have different shapes। इनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। Alright students, अब देखें 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं कि एक मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, इनके अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं ये भी नेक्स्ट स्टेप में मैं बताता हूँ आपको। और ये वाला जो पॉइंट है, दे मे हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। इसकी बुनियाद पे इनको एक और नाम दिया जाता है, दे आर प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? जो अपनी शक्लें तब्दील करता रहे, जिसकी शक्लों में बहुत सारी डाइवर्सिटी हो, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में पाया जाता हो, दे आर नोन एज प्लियोमॉर्फिक। ऑलराइट, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ दे आर द एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, तो इनके एंजाइम्स की क्या स्पेशलिटी है? ओके, सबसे पहले नंबर पे दे कंटेन एसिड फॉस्फेटेजेस। आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देन दे ऑल्सो कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो पानी की मौजूदगी में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस था उसमें बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो इस कन्वर्जन के लिए द सेल नीड एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स हैं सारे के सारे ये बन के कहाँ से आ रहे हैं? तो वी हैव द प्रोटीन फैक्ट्रीज इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि क्या हैं? राइबोसोम्स। ओके, सो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, इसके लिए मैं पाथवे आपको बताने लगा हूं कि ये एंजाइम्स बनते कहाँ पे हैं और उसके बाद फिर किस तरह से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। So the enzymes are proteins. They are synthesized by ribosomes. From the ribosomes, they are sent to endoplasmic reticulum. From the endoplasmic reticulum, they are sent to the Golgi apparatus. Golgi apparatus के अंदर इनको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद इनको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये है एक सीक्वेंस एंजाइम सिंथेसिस से लेके उनकी प्रोडक्शन और फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने तक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर मैं इंक्लूड करने लगा हूं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स? ऑलराइट, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द प्राइमरी
लाइसोसोम, और फिर इसके साथ हम सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करेंगे। व्हाट इज प्राइमरी लाइसोसोम? ऑलराइट, अब देखें जी, अभी मैंने बताया कि जो वेसिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? गोल्जी बॉडी से। तो हम वहीं से इसकी डेफिनेशन निकाल लेते हैं। प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर budded off, अलहदा कर दिए जाना, budded off from Golgi complex as primary lysosomes. Alright students, जो एंजाइम्स सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर पैक होके वेसिकल की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए गए हैं, दे आर नाउ टर्म्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। ओके, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंडोसाइटोज होके एक छोटे से फूड वैक्यूल की फॉर्म में किसी भी साइटोप्लाज्मिक पार्ट में घूमता फिरता नजर आएगा, प्राइमरी लाइसोसोम्स का काम है कि फौरी तौर पे उनको तलाश करना शुरू कर देना, और जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम्स जाके उसके साथ फ्यूज होंगे तो इट विल बिकम अ फूड डाइजेस्टिंग वैक्यूल। अब ये जो फूड डाइजेस्टिंग वैक्यूल है, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सेकेंडरी लाइसोसोम को डिफाइन करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, और आपके लिए मैं और आसान करके लिखने लगा हूं। व्हेन प्राइमरी lysosome fuse with the food vacuole or a worn out organelle, it becomes secondary lysosome. Okay जी स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। अब यहां पे हमने दो चीजों का इजाफा कर दिया। पहले नंबर पे तो ये कि प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल के साथ मिलेगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। उसके साथ एक और यहाँ पे आपको ये टर्म लिखी हुई नजर आ रही है, worn out organelle। ओके, इससे क्या मुराद है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जो अब किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहे, किसी काम के नहीं रहे, तो उन ऑर्गेनल्स को रिटायर कर दिया जाता है। जब उनकी रिटायरमेंट करनी होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि उनको फ़ौरन ज़ाया कर दिया जाए। इसका मतलब है कि उनमें से कुछ चीज़ें में भी काम की हो सकती हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो उस सूरत में भी प्राइमरी लाइसोसोम जाके उस ऑर्गेनल के साथ कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करने के बाद उनको डीनेचर कर दिया जाता है। उसमें से काम की चीज़ें आइसोलेट कर ली जाती हैं और बाकी चीज़ों को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर किसी worn out ऑर्गेनल के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा तो उसको भी हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। लेकिन अगर और ज़्यादा स्पेसिफाई करना पड़े तो फिर हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ से, और वो क्या है? डिफाइन autophagosomes. Alright students, what are autophagosomes and what is autophagy? ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन निकला है इसी टॉपिक के अंदर से, तो इसका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जरा इस वर्ड के ऊपर गौर कर लें। ऑटो, खुदकार तरीके से हो जाने वाला अमल, फेगो, फेगोसाइटोसिस, सोमा, बॉडी। ऑलराइट, तो इसका क्या मतलब है कि खुद ब खुद से कुछ अपनी ही चीज़ों को खा जाने वाले ऑर्गेनल्स। ऑलराइट, तो दीज बॉडीज आर नोन एज द ऑटोफेगोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। ये सेकेंडरी लाइसोसोम की ही एक किस्म शुमार किए जाएंगे, और इनको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइसोसोम्स involved in self-eating process of their own worn out, or we can say non-functional
organelles are called autophagosomes, and the whole process of self-eating is called autophagy. Self-eating, okay? अब इसमें से मैं दो वर्ड्स को अलग-अलग से हाईलाइट करने लगा हूं. पहले नंबर पे तो हमारे पास है autophagy. Autophagy is what self-eating process, okay? फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे worn out or non-functional. Okay students? अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनेल्स जब से सेल माइटोसिस के थ्रू पैदा हो के काम करना शुरू करता है तो कुछ ऑर्गेनेल्स दरमियान में उसका साथ छोड़ जाएं, वो काम करना ही ख़त्म कर दें और सेल को ऐसे ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत नहीं होती. जब सेल को ऐसे ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे वो स्पेस और वो एनर्जी ज़ाया नहीं करता. तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स को मैसेज दे के वहाँ पे भेजा जाता है. प्राइमरी लाइसोसोम उसको एनगल्फ करता है, निगल लेता है और निगलने के बाद एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू उस बड़े ऑर्गेनेल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उसमें से यूजफुल एलिमेंट्स को निकाल लिया जाता है. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी और वो स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो ये काम करने के लिए जाते हैं दे आर नोन एज ऑटोफेगोसोम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करता हूं यहाँ पे, and that is what extracellular digestion. अब extracellular digestion में भी आप लोग इस टर्म से पहले से फेमिलियर हो, लेकिन लाइसोसोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट बात है. और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि लाइसोसोम्स दे ओनली वर्क विद इन द साइटोप्लाज्म, ओके? लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. द लाइसोसोम्स दे मे रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड द सेल. सेल के बाहर भी एंजाइम्स रिलीज कर सकते हैं और जब एंजाइम सेल से बाहर जाके बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें ताकि उनको बाद में जज़ब किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. ओके, मैं इसको डिफाइन करने लगा हूं यहां पे. Lysosomes release enzymes to digest large food particles into smaller and absorbable, जज़ब करने के भी काबिल हों, particle size. Alright, एंजाइम्स सेल से बाहर जाके काम करें और फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकें. दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक बड़ा अहम हिस्सा है लाइसोसोम्स के अंदर और वो क्या है, द स्टोरेज डिजीजेस और द कंजेनिटल डिजीजेस. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये लाइसोसोम के अंदर. और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाए एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पे कि राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम्स, तो यू मस्ट इंक्लूड द कंजेनिटल डिजीजेस और द स्टोरेज डिजीजेस इन दिस टॉपिक. ओके, डिजीजेस तक आप लोग लिखेंगे इसको. ऑलराइट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द स्टोरेज डिजीजेस. Storage diseases, also known as congenital diseases, और आपकी आसानी के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, LSDs. ओके, lysosomal storage diseases. अब पहला लफ्ज़ तो आसान है, स्टोरेज डिजीजेस. किसी भी पार्टिकल की, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए, अगर वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी आएगी वो स्टोरेज डिजीज़ कहलाएगी. ऑलराइट, अब स्टोरेज डिजीज़ेस बाज़ औक़ात पैदाइशी भी हो सकती हैं, ओके, जिनको हम मरूसी या इनहेरिटेड डिजीज़ेस भी कहते हैं.
तो पैदाइशी तौर पे अगर ये बीमारी है तो उसके लिए हम कह रहे हैं कंजेनिटल डिजीजेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, तो इसका मतलब लाइसोसोम्स इन्वॉल्व हैं। लाइसोसोम्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे टिप बताने लगा हूँ, और वो क्या है, म्यूटेशन। The main cause for the lysosomal storage diseases or the congenital diseases is the mutation. अगर पेरेंट्स के जेनेटिक मटीरियल के अंदर either from the father or from the mother, okay, वालिद या वालदा का जो DNA है, जब उसको फर्दर ट्रांसफ़र करना है इनटू नेक्स्ट जनरेशन, अगर वहाँ पे कोई ना कोई छोटा सा जेनेटिक सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए, और किस चीज़ का जेनेटिक सीक्वेंस डिस्टर्ब हो, उस एंजाइम का जो लाइसोसोम्स के अंदर आने हैं। तो जब एंजाइम्स नहीं होंगे तो जिस प्रोसेस को उन्होंने कैटालाइज करना था वो प्रोसेस मुकम्मल तौर पे कैटालाइज नहीं किया जा सकेगा। तो जो सबस्ट्रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो जाएगा तो इट मे रिजल्ट इनटू दिस डिजीज़। अल्टीमेटली ये बीमारी हो सकती है जिसको हम कह रहे हैं कंजेनिटल डिजीज़। इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले नंबर पे मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिख के दे रहा हूँ म्यूटेशंस के साथ, इसको आप लोग भी नोट कर लें। Mutation, what does it mean? Change in DNA. Okay, ये तो इसका मतलब हो गया। What is the relationship of this mutation with the storage diseases? The sequence of genetic material that code for a specific lysosomal enzyme is missing. वहां पे मौजूद ही नहीं है। So the enzymes are not synthesized, वहाँ पे enzymes नहीं बनाए जाएंगे, and the substrates, they can be carbohydrates, they can be lipids, or they can be conjugated molecules, glycolipids वगैरह भी हो सकते हैं, will be accumulated or stored inside the cell, सेल के अंदर ज़ख़ीरा कर दिए जाएंगे। और एक छोटी सी अंग्रेजी की कहावत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, तो यहाँ पे भी बेशक वो मॉलिक्यूल्स, वो पार्टिकल्स सेल के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यील्डिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तवानाई फराहम कर सकते हैं, लेकिन जब एंजाइम नहीं है कैटालाइज करने वाला तो वो हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन सकते हैं। ओके, इसके लिए द फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज। ऑलराइट, बीमारी का नाम है। अब इसके नाम पे जरा गौर करें, ग्लाइकोजन। ओके, सो इट इज समवट रिलेटेड टू द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या चीज होती है? द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द लिवर एंड द मसल्स। ओके, एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है दैट इज ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर स्टोर की जाती है? या तो लिवर में स्टोर की जाएगी या फिर आपके मसल्स के अंदर स्टोर की जाएगी। तो ये ग्लाइकोजन अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर हो जाए तो उस सूरत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम यहां पे रिक्वायर्ड है, दैट एंजाइम इज मिसिंग। अब अगर ये एंजाइम यहां पे मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स की फॉर्म में सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और उस सूरत में ये बीमारी हो सकती है। दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। आफ्टर ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज, द सेकेंड वन इज टे-सैक्स डिजीज। दो साइंसदानों के अलग-अलग नाम है ये, टे-सैक्स डिजीज, जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है। और
वजह क्या होगी? अगेन द म्यूटेशन, ओके। ऐसी म्यूटेशन जिसकी वजह से वो एंजाइम जिसने फैटी एसिड्स को या लिपिड्स को ट्रांसफॉर्म करना है किसी और शॉर्ट चेन फैटी एसिड या किसी और सबस्ट्रेट के अंदर, दैट एंजाइम इज मिसिंग, ओके। तो यहां पे इसकी वजह फिजियोलॉजिकली हम क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ lipids, or we can say glycolipids. Alright students, अब इन लिपिड्स को कन्वर्ट करना या तोड़ना ज़रूरी है ताकि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो शीरखार बच्चे होते हैं, छोटी एज के बच्चे जो होते हैं, उनके नर्व सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं वो ग्रो कर सकें और मैच्योर हो सकें। लेकिन जब ये एंजाइम्स मिसिंग होंगे, ये कन्वर्जन प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं किए जा सकेंगे, तो उसकी वजह से दीज किड्स, ये जो छोटे बच्चे हैं, दे मे सफ़र फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। ऐसा भी हो सकता है कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक ना रहे, और समटाइम्स इट मे लीड टू डेथ ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग, ओके। उसकी वजह से बीमारी की सूरत में अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए, ये प्रोसेस, एंजाइम्स बिल्कुल नहीं है, ये कन्वर्जन नहीं हो रही, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस ह्यूमन बीइंग की बचपन में ही डेथ हो जाए। Alright students, so this was a brief introduction about the storage diseases. आपने चूंकि short question के लिए prepare करना है, तो this whole thing is enough. Alright students, अब ये जो सारे का सारा process हमने देखा है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और elaborate कर दूँ ताकि आपके concepts जो हैं वो पहले की निस्बत थोड़े से और strong हो जाएं, okay? तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइसोसोम काम किस तरह से कर रहा है। स्पेसिफिक ऑर्गेनल, और उसको ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि इसकी ऑटोफेगी कर दो। ऑलराइट, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑटोफेगी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ऑटोफेगी की ज़रूरत पेश आ सकती है, नंबर 1, ये कोई नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है कि सेल के रूटीन के कामों में से कोई एक काम हो सकता है। नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि सेल चाह रहा हो कि ये ऑर्गेनल अब किसी काम का नहीं रहा, तो इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए और उसकी रिसाइकलिंग कर ली जाए, उसमें से काम की चीज़ें बाहर निकाल ली जाएं। और नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर कोई लिविंग बॉडी स्टारवेशन की कंडीशन तक जा चुकी हो, कहत साली किसी कंडीशन हो और फूड पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी ना हो, मज़ीद खुराक ना मिल रही हो, तो उस सूरत में सेल्स क्या करते हैं? अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं उनकी कुर्बानी दे देते हैं और उनको तोड़ के उनमें से एनर्जी निकाल के अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। ऑलराइट, तो ये वो वजूहात हैं कि सेल को ऑटोफेगी की ज़रूरत पेश आ जाए। अब देखें स्टूडेंट, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जब ये जाके इस ऑर्गेनल के साथ फ्यूज कर रहा है, तो इस सूरत में अब हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। और इस सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम इसके इस स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से क्या होना चाहिए? यस, दैट इज ऑटोफेगोसोम्स। ऑलराइट, अब फिर इस ऑर्गेनल को तोड़ दिया जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया जाएगा? फर्दर इसको रिसाइकल कर दिया जाएगा। जो काम की चीज़ें वो सेल रख लेगा, जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको फिर किसी वेस्ट वेजिकल के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी, और जिस प्रोसेस के ज़रिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जा रहा है, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट